तो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, रैलियों का दौर जारी है, जुमलेबाजी आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। लाउड स्पीकर की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। वो बड़ी खबरें कौन सी हैं, टीवी स्क्रीन पर देखिए आप। नमो नामांकन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में लगातार तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। शुभ मुहूर्त में 14 मई को ही प्रधानमंत्री ने क्यों चुना, इसके पीछे की खास वजह है, वो वजह आपको हम बताएंगे लाउड स्पीकर में आज। दूसरी बड़ी खबर है टेम्पो पर सियासत। इस समय देश की सियासत टेम्पो पर सवार हो गई है। टेम्पो का नाम ले लेकर, उद्योगपतियों का नाम ले लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी। क्या है खबर, क्या है पूरी खबर, विस्तार से बात होगी। तीसरी बड़ी खबर की बात कर देते हैं, कम मतदान कौन परेशान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मतदान हुआ है कम। परेशान कौन है, कौन किस पर आरोप लगा रहा है कम वोटिंग को लेकर, बात होगी विस्तार से। चौथी और आखिरी बड़ी खबर है उड़ीसा में छत्तीसगढ़ की गूंज। इसके पीछे की वजह क्या है कि उड़ीसा में छत्तीसगढ़ की गूंज हो रही है, विस्तार से इस पर भी बात होगी। और सबसे पहले बात हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार अपना नॉमिनेशन नामांकन दाखिल कर दिया। 2014, 2019 और अब 2024 में उन्होंने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन भरा है। इससे पहले उन्होंने काशी में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। 1 जून को वाराणसी में चुनाव है, लिहाजा पीएम मोदी ने काशी को अपने 2 दिन 1 रात देकर जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अब आपको पीएम के नॉमिनेशन से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट देखिए। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। जब देश का प्रधानमंत्री आपके शहर का सांसद हो, तो फिर नामांकन प्रक्रिया भी चर्चा का विषय बन जाती है। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जब नामांकन भरने पहुंचे, तो काशी में दिग्गजों का जमावड़ा लग गया। अपने सांसद की झलक पाने के लिए लोग बेचैन दिखे। 2 दिन पीएम मोदी ने काशी को दिए, तो गली गली बस हर हर मोदी ही सुनाई दे रहा था। मोदी जी का स्वागत है। नामांकन भरते वक्त प्रधानमंत्री का उत्साह भी देखने लायक था। बीते 3 सालों के नॉमिनेशन पर नजर डालें तो साल दर साल प्रधानमंत्री का जोश और चमक दोनों ही निखर कर उभरी है। सबसे पहले नॉमिनेशन के पीछे छिपे खास योग को समझिए। प्रधानमंत्री ने जिस समय नॉमिनेशन दाखिल किया, वो समय था 11:40। आज गंगा सप्तमी है और पुष्य नक्षत्र का संयोग है। मान्यता है कि इस दिन कोई भी कार्य करने से अभिष्ट की सिद्धि होती है। नामांकन पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काल भैरव की भी पूजा की। दशाश्वमेध घाट पर भी पूजन किया। प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 18 कैबिनेट मंत्री, तमाम वीवीआईपी शामिल हुए। नामांकन में बीजेपी के साथ ही एनडीए के कई कद्दावर नेता भी शामिल थे। का नॉमिनेशन हम भर रहे, जो दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलैरिटी पे है, और हम सब खुशनसीब है कि हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला है। बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को पूरा करने की खास तैयारी की थी।
नामांकन के लिए प्रस्तावक भी बड़े ही खास थे, जिन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला। वही पंडित गणेश्वर शास्त्री, संघ के पुराने कार्यकर्ता बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर प्रस्तावक बने। इससे पहले पीएम मोदी ने काशी में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और फिर देर शाम बाबा विश्वनाथ का विशेष पूजन अर्चन किया। नामांकन के बाद पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वो कन्वेंशन सेंटर जिसमें स्टील के 108 रुद्राक्ष के दाने जड़े हैं। बनारस का कायाकल्प करने वाले प्रधानमंत्री का भी काशी वासियों से प्रेम छिपा ही नहीं छिपता। रोड शो से लेकर नामांकन तक पीएम मोदी ने काशी को अपने 2 दिन दिए, रात्रि विश्राम किया। इस बीच जनता से बार बार अभिवादन करते भी नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के बाद बात हो जाए अब मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह के मतदान की उम्मीद थी वैसा मतदान नहीं हुआ, जिससे अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कम वोटिंग से क्या समीकरण बनेंगे। अब सवाल यह भी है कि जब कम हुआ मतदान तो कौन परेशान। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व मतलब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग के साथ ही प्रदेश की सभी 29 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। चौथे चरण की 8 सीटों पर वोटिंग का आंकड़ा करीब 72% रहा। ये आंकड़ा पहले, दूसरे और तीसरे चरण की तरह पिछले चुनाव के मुकाबले कम ही रहा, यानी करीब 4% कम वोट पड़े। आखिरी चरण में सभी को उम्मीद थी कि बम्पर वोटिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव और इस बार के लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण में 8 सीटों पर कितना मतदान हुआ, आइए एक नजर वोटिंग प्रतिशत पर। धार में 2019 में 75.25% मतदान हुआ, जबकि 2024 में 71.5% मतदान हुआ। इंदौर में 2019 में 69.3% मतदान हुआ, जबकि 2024 में 60.53% मतदान हुआ। खंडवा में 2019 में 76% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि 2024 में 70.72% मतदान हुआ। खरगोन में 2019 में 77.82% मतदान हुआ, जबकि 2024 में करीब 76% मतदान हुआ। मंदसौर में 2019 में 77% से ज़्यादा मतदान हुआ, जबकि 2024 में 74% मतदान हुआ। रतलाम में 2019 में 75.66% मतदान हुआ, जबकि 2024 में 72.86% मतदान हुआ। उज्जैन में 2019 में 75.4% मतदान हुआ, जबकि 2024 में 73.3% मतदान हुआ। देवास में 2019 में 79.46% मतदान हुआ, जबकि 2024 में 74.89% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में हुई कम वोटिंग को कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में मान रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के प्रति लोगों की उदासीनता है, जिसकी वजह से वोटिंग कम हुई। ये बहुत चिंता का विषय है कि मतदान के प्रति ये उदासीनता लोकतंत्र की गरिमा को कम करने वाली है, और ऐसा तब होता है जब सत्ता में बैठे लोगों से लोगों की उम्मीद कम होती है, आशा कम होती है। प्रदेश की सभी 29 सीटों की बात करें तो इस चुनाव में 67.77% वोटिंग हुई है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 4% कम है। 2019 के चुनाव में प्रदेश की 29 सीटों पर 71.16% वोटिंग हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 23 सीटों पर वोटिंग घटी है, जबकि 6 सीटों पर वोटिंग ज्यादा हुई। प्रदेश की 29 सीटों में से मात्र 6 सीटें ऐसी हैं जहां वोटिंग बढ़ी है, जबकि 23 सीटों पर घटी है। सबसे ज्यादा वोटिंग विदिशा में 2.69% बढ़ी। यहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में हैं। वोटिंग ट्रेंड के मामले में उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को पीछे छोड़ दिया। गुना में पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 2.11% ज्यादा वोट पड़े। जिन 6 सीटों पर वोटिंग ज्यादा हुई उसमें राजगढ़ भी शामिल है। यहां से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। राजगढ़ में पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 1.65% वोट ज्यादा पड़े।
सागर और भिंड में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन 1% से भी कम रहा। जिन 23 सीटों पर वोटिंग घटी है उनमें सीधी सबसे ऊपर है। यहां पिछले चुनाव की तुलना में सबसे ज्यादा 13% वोट पड़े हैं। मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। मतदान प्रतिशत का कम होना किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा, ये तो 4 जून को पता ही चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कम वोटिंग को लेकर कांग्रेस कह रही है कि उदासीनता है, लोगों में उदासीनता है सरकार के प्रति, इसलिए वोट कम किया है लोगों ने। लेकिन बीजेपी का दावा है कि बीजेपी प्रदेश की सभी 29 की 29 सीटें जीत रही है। बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुनिए। 29 कमल मध्य प्रदेश में खिलेंगे, सभी सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और 400 के पार से नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। और केवल सरकार ही नहीं बनेगी, इस देश के नवनिर्माण का जो सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा है वो भी पूरा होगा। और अब बात हो जाए छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दें कि नतीजों से पहले ही विधायकों के क्षेत्र में दावेदार सक्रिय हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। 4 विधायकों की सीट में संभावित उपचुनाव को लेकर दावेदार सक्रिय हैं और सबसे अधिक चर्चा रायपुर दक्षिण सीट की हो रही है। जी हां, कांग्रेस और बीजेपी के कई दावेदार एक्टिव हैं। 4 विधायकों की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। 4 विधायक मतलब भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव, कवासी लखमा, ब्रजमोहन अग्रवाल, ये लड़ रहे हैं लोकसभा का चुनाव। उपचुनाव के लिए चर्चा में बीजेपी से दावेदारों की एक फौज खड़ी हुई है। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, हर कोई चाहता है उसे टिकट मिले, हर कोई चाहता है जनता की सेवा करना, और इसीलिए रिजल्ट भी नहीं आए हैं, दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से अलग अलग जो 4 सीटें जो आपने बताई, खासकर राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा से 8 बार के विधायक है ब्रिजमोहन अग्रवाल, वो संसदीय चुनाव लड़े हैं। रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन जो दावेदार हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गए। कौन सक्रिय है उसका नाम भी बता देता हूँ। अनुराग अग्रवाल है जो प्रदेश बीजेपी मीडिया के सह प्रभारी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केदार गुप्ता हैं जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार दक्षिण विधानसभा में जो प्रचार कहीं ना कहीं जो उठना बैठना है, कार्यकर्ताओं से चर्चा है वो शुरू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जो नब्ज टटोलने की बात होती है जनता के बीच, उनको कहीं ना कहीं टटोलने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो भूपेश बघेल जो पाटन विधानसभा से आते हैं, उनके क्षेत्र में कई ऐसे जो लोग हैं जो उनके ही करीबी हैं, वो लगातार लोगों के बीच उठ बैठ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देवेंद्र यादव जो बिलासपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने की काफी संभावना है क्योंकि उन्होंने गांव-गांव में प्रचार किया है। तो सियासत में, राजनीति में से कहा जाता है पहले से ही माहौल बनाना अपने लिए। खोमन, बहुत धन्यवाद। खोमन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। अब बात होगी टेम्पो वाली सियासत की। देश में इस समय जो सियासत है ना, वो टेम्पो पर सवार है। पहले पीएम मोदी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, जिसमें कहा कि टेम्पो भर के पैसे पहुंचाए गए हैं क्या, क्योंकि राहुल कुछ दिनों से दोनों उद्योगपतियों का मतलब अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे थे। पीएम के इस एक बयान पर कांग्रेस लगातार पलटवार कर रही है। इस बार राहुल गांधी ने हवाई यात्रा करते हुए एयरपोर्ट को अडानी को देने का आरोप लगा दिया। कहा कि एयरपोर्ट बेच दिए हैं पीएम मोदी ने अपने दोस्तों को, जिससे एक बार फिर टेम्पो के नाम पर सियासत शुरू हो गई। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखें आप। देश की सियासत में इन दिनों टेम्पो का जिक्र खूब हो रहा है। जब से पीएम मोदी ने राहुल गांधी से पूछा है कि कितने टेम्पो अडानी अंबानी ने पहुंचाए हैं, तो उसके बाद से राहुल गांधी टेम्पो का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने एक्स पर अपना वीडियो शेयर किया और एयरपोर्ट को अडानी को देने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने तमाम एयरपोर्ट अपने टेम्पो वाले मित्र को सौंप दिए हैं। जबरदस्त एयरपोर्ट जो जनता की पूंजी है, इसको नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो के साथ 2020 और 2021 के बीच में गौतम भाई को दे दिया। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए।
रायबरेली और वायनाड से चुनावी मैदान में उतरे राहुल गांधी के तेवर इस बार काफी बदले हुए हैं। वो लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री पर अपने सवालों की बौछार कर रहे हैं और बीजेपी के वार पर पलटवार करने से भी नहीं चूक रहे। राहुल से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रधानमंत्री मोदी के अडानी अंबानी वाले बयान पर पलटवार करते हुए नजर आए हैं। खड़गे ने सवाल किया था कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं तो इन पर ईडी और सीबीआई को क्यों नहीं लगाते? ईडी तुम्हारे पास है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है और सीबीआई तुम्हारे पास है। अगर कांग्रेस के घर को अगर जा रहा था तो तुम क्या सो रहे थे? या हेमंत सोरेन को कुछ सबूत नहीं, उनको पकड़ते हो, अदानी और अंबानी को क्यों नहीं पकड़े? दरअसल ये टेम्पो पॉलिटिक्स की शुरुआत 8 मई को हुई थी। 8 मई को पीएम मोदी तेलंगाना के करीमनगर में एक चुनावी रैली में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, शहजादे बताओ कि अंबानी और अडानी से कितना माल उठाया है? आपने रातों रात इन्हें गाली देना बंद कर दिया है। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कई बार अडानी अंबानी के नाम से हमलावर रहती हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में टेम्पो पॉलिटिक्स ने राजनीति को नया मोड़ देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, इसका फैसला आप करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना और छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की तर्ज पर उड़ीसा में सुभद्रा योजना शुरू करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हैं और विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में इस योजना को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। ये योजना आखिर है क्या, इसके पीछे की सियासत है क्या, इसे जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखें एक आप। 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में महतारी वंदन योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत प्रदेश भर की विवाहित करीब 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। महिलाओं के लिए किया गया ये ऐलान चुनाव में बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 54 सीटों पर जीत हासिल की। इस सफलता को फिर से दोहराने के लिए बीजेपी ने उड़ीसा में भी सुभद्रा योजना का ऐलान किया है। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। ऐसे में आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए भाजपा ने एक बड़ी गारंटी की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के सफलता के बाद अब उड़ीसा में सुभद्रा योजना लागू करने की कवायद है और इसके लिए घोषणा की गई है। लेकिन इसके इतर कांग्रेस ने भी महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना की घोषणा की है। अब 4 जून ये स्पष्ट करेगा कि आखिर भाजपा की गारंटी चलती है या फिर कांग्रेस की गारंटी पर जनता मुहर लगाती है। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरे दमखम के साथ बीजू जनता दल के विरुद्ध मैदान में है। बीजेपी ने राज्य की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना का ऐलान करते हुए महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इस पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ की। देखिए, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण के लिए
महिला स्व सहायता समूह, बिहान योजना, ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से और अंत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर जो माताओं बहनों को सशक्त बनाकर देश के विकास में उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दिशा में जो काम किया है, उसके कारण से आज महतारी में, माताओं बहनों में एक जागृति आई है। हालांकि कांग्रेस का इस योजना पर कुछ अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इस योजना पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस समय डरी हुई है हमारी घोषणा पत्रों को लेकर। इस तरह से ये सब योजना ला रही है, लेकिन इससे जनता समझ चुकी है, चाहे सुभद्रा योजना ला ले या फिर अन्य योजना ला ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इस समय देश की जनता ने ठान लिया है कि देश में मोदी सरकार की विदाई करना है 4 जून को। महतारी वंदन योजना और लाडली बहना योजना के जरिए 2 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना देने की बात कही है। ऐसे में ओडिशा में बीजेपी ने सुभद्रा योजना का ऐलान किया। अब देखना होगा कि बीजेपी को सुभद्रा योजना का लाभ मिलता है या फिर कांग्रेस की महालक्ष्मी न्याय गारंटी भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ेंगे। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार वापस आती है सत्ता में तो ये देश को गुलाम बना देगी। दलितों और आदिवासियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। अब उनके इस बयान पर बीजेपी के नेता और गोरखपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी रवि किशन ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हिमालय जाना चाहिए। साथ ही कहा कि इससे पता चलता है कि उम्र का कितना असर होता है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो ऐसा ही बोलता है। सुनिए दोनों बयान। जैसा कि आजादी के पहले हम गुलाम थे, अगर फिर संविधान चले गया फिर हम गुलाम बनेंगे। इससे पता चलता है कि उम्र का कितना देखिए असर होता है। कहल जाला ना, आदमी थोड़ा सा बुढ़ौती में, थोड़ा भोजपुरिया में वो कहावत बा, उम्र का तकाजा है। तो देश में चुनावी माहौल है और सियासत गर्म है, बयानबाजी गर्म है। इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।